हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस के पार्ट 9 के बारे में, जो हमारा पूरी तरह से संबंधित होगा रास्तों और यात्राओं से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले आज जानेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में छात्र किस प्रकार से अपने स्कूलों में पहुंचते हैं, किन किन रास्तों को वो तय करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे केरल राज्य के बारे में। तो केरल के बच्चे जो स्कूल पहुंचते हैं वह वल्लम की सहायता से पहुंचते हैं। वल्लम क्या होती है, इमेज में आप देख सकते हैं, इस प्रकार की लकड़ी की एक छोटी नाव बनी होती है। इसमें बच्चे बैठते हैं और अपने स्कूल की ओर रवाना होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में जो बच्चे पहुंचते हैं वहां पर दो प्रकार से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। पहला है ऊंट गाड़ी में और दूसरा है बैलगाड़ी में। जो हमारा रेगिस्तानी एरिया होता है उसमें बच्चे कहाँ से पहुंचते हैं, ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं उसमें, क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और इसीलिए आसानी होती है बच्चों को ऊंट की सवारी करने में या ऊंट गाड़ी की सवारी करने में। जबकि मैदानी इलाके जो होते हैं, मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप दूसरी इमेज में देख सकते हैं। ये इमेज है मैदानी इलाके की, इसमें बच्चे बैलगाड़ी में इस प्रकार से बैठते हैं और उन बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया जाता है किसी गांव के सदस्य के द्वारा। इसके बाद में जानते हैं उत्तराखंड के बच्चों के बारे में। तो उत्तराखंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि बर्फीला एरिया है, पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर रास्तों की संख्या अगर बात करें तो बहुत ही कम सही रास्ते मिलते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने शॉर्टकट, अपने नज़दीक रास्ते को किस प्रकार से पार करते हैं, वह पत्थरों के बीच से ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं उनसे होते हुए अपने स्कूल पहुँचते हैं वह। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपके पत्थर पड़े हुए, ये आपके छात्र यहाँ से निकल रहे हैं और अपने स्कूल की ओर चल रहे हैं। अब बात करेंगे असम राज्य की। असम राज्य में होता क्या है, वहाँ पर अत्यधिक बारिश होती है। तो इस कारण क्या होता है, मैंने आपको असम के घरों के बारे में बताया था कि वहाँ के जो घर बनाते हैं वो लगभग 10 फीट ऊंचाई से अपना घर बनाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर पुलों का भी यही हाल होता है, क्योंकि बारिश अत्यधिक होती है इसलिए यह पुल भी काफ़ी ऊंचाई पर ही बनाते हैं। और जो पुल बनते हैं वह बांस के ही बनते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह बांस के बने हुए पुल हैं और बच्चे किस प्रकार से नदी को पार कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चे अपने स्कूल पहुंचते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके बाद में जानेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख में बच्चे किस प्रकार से पहुंचते हैं, ट्राली से पहुंचते हैं। अब ट्राली क्या होती है, देखिए इस इमेज में देख सकते हैं, ये इमेज है, जो इसमें जो ये दिख रही है ट्राली है। यह लकड़ी के बना हुआ झूला होता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी पहाड़ों पर इस प्रकार से होती है, बीच में आपकी नदी होती है, तो यहाँ पर एक रस्सी टाइप की या लोहे की राड टाइप में पड़ी होती है और इस पर झूले बनते हैं और चलते हुए आपने फिल्मों में देखा होगा। तो बच्चे लद्दाख में इसी प्रकार से अपने स्कूलों पे पहुँचते हैं। इनके इस तरफ से रस्सी बंधी होती है, इस तरफ से रस्सी बंधी होती है। यहाँ पर पत्थर या पेड़ों होते हैं, उनमें रस्सी बांधी जाती है और यहाँ पर इनका लकड़ी का जो झूला होता है वह सफ़र करता है और वह अपने स्कूलों की ओर पहुँचते हैं। यहाँ लद्दाख में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, स्किटपो पुल। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, नाम से आपको लग रहा होगा कि यह किसी पुल का नाम है। नहीं, यह किसी पुल का नाम नहीं है, बल्कि यह लद्दाख के एक गांव का नाम है। इसे आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यह आपको भ्रमित कर रहा है नाम। तो लद्दाख के एक गांव का नाम स्किटपो पुल भी है, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद में थोड़ा जान लेते हैं रॉक क्लाइंबिंग के बारे में। रॉक क्लाइंबिंग मतलब कि पत्थरों पर चढ़ना, चट्टानों पर चढ़ना। जो पर्वतारोही होते हैं वो हमारे इस पर चढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, उन शब्दों के बारे में जानते हैं। इसमें एक शब्द होता है स्लिंग। यह क्या होता है, एक प्रकार का हुक होता है जो कमर में और रस्से में फंसाया जाता होगा। आपने देखा होगा इस प्रकार से जब कोई रस्सी बंधी होती और कोई भी व्यक्ति इसमें इस प्रकार से रस्सी फंसा के उस तरफ जाता है तो उसकी कमर में एक हुक बनाया जाता है। आदमी इस तरह से होता है और उसकी कमर में इस तरह से एक हुक बना के चारों तरफ फंसा दिया जाता है, जिससे आदमी इसी में फंसा रहे तो और वह सफ़र में रास्ते में गिरे नहीं। तो ये जो हुक होता है यही हमारा होता है स्लिंग। उसके बाद में पिट ऑन एक शब्द है। पिट ऑन क्या होता है, पिट ऑन होता है जो जिस तरफ रस्सी हमारी बंधी हुई होती है किसी पत्थर से या किसी पेड़ से, जो खूंटा होता है जिससे ये वाली मेन रस्सी बंधी होती है, वो होता है पिट ऑन। इसके बाद में एक शब्द है रैपलिंग। और रैपलिंग क्या होता है, रैपलिंग होता है जिससे हम चट्टानों से ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं।
रस्से की सहायता से इस तरह से उतरते हैं, वही होता है हमारा रैपलिंग। इसके बाद में जो पर्वतारोही होते हैं और ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती हैं तथा चॉकलेट वाला दूध भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि उनमें एनर्जी बनी रहे और एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो एनर्जी उन्हें प्राप्त होती रहे तथा उन्हें ठंड भी ना लगे, क्योंकि विटामिन सी, आयरन और चॉकलेट वाले दूध की खास बात ये होती है क्योंकि ये गर्म होते हैं, तो शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए ऊंचाइयों पर मुख्य रूप से इन्हें यह दिए जाते हैं। और एक बात, यदि हमें किसी सीधी चट्टान पर चढ़ना हो, यदि हमारी कोई चट्टान इस प्रकार से बनी हुई है और मुझे इस पर चढ़ना है, तो इस पर चढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, इस प्रकार से रस्सा बंधा होना चाहिए और हमें इस प्रकार से खड़े होना पड़ेगा। मतलब कि हमारे पैर इस तरफ हो, सर हमारा इस तरफ हो और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए, तब हम चट्टान पे आसानी से चढ़ सकते हैं। यदि हम तनिक भी झुक के चढ़ेंगे तो भी हमारा चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। यदि हम 90 डिग्री पे एकदम रस्सी के सहारे बंद कर चढ़ेंगे तो आराम से चढ़ सकते हैं। और एक बात आती है, जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जब हम नीचे अपने क्षोभ मंडल से लगातार जिस प्रकार से ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, उस वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, तो वहाँ पर सांस लेना कठिन होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये आपका फिजिक्स का पॉइंट है एक। इसके बाद में जान लेते हैं थोड़ा रेल टिकट के बारे में। रेल टिकट में प्रमुख चीज़ जो होती है वो ट्रेन नंबर होती है, डेट होती है, कोच नंबर होती है, फेयर होता है और डिस्टेंस होती है। अच्छा, अब ट्रेन नंबर की बात करें यदि इसमें, तो ट्रेन नंबर हमें यहाँ पे दिया होता है, देखिए यहाँ पर 9037 या 5 अंक का होता है, इसमें तो खैर 4 अंक का ही दिए गए, ये आपका 5 अंक का होता है। इसके बाद में जो डेट होती है, ये आपकी ट्रेन नंबर के बगल में ही आपकी डेट दी जाती है। उसके बाद में कोच नंबर की बात की जाए तो कोच नंबर आपका यहाँ पर देखिए देते हैं, ये आपका कोच नंबर है। और उसके बाद में फेयर की बात की जाए तो ये देखिए आपका फेयर लिखा हुआ है टोटल 2578 ओनली, ये आपका न्यूमेरिक अंकों में लिखा हुआ है। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आपकी डेट के बगल में आपकी डिस्टेंस भी लिखी है 643 किलोमीटर, और यहाँ पर आपका देखिए रूट भी लिखा हुआ है, किस रूट से आपको जाना है यदि आपको कहीं पे ट्रेन चेंज करनी है तो। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स टोटल लिखे होते हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं, उनकी एज क्या है। और यहाँ पर आपका देखिए पीएनआर नंबर दिया गया है। पीएनआर नंबर क्या होता है, इसके माध्यम से अपनी रिजर्वेशन टिकट की जानकारी ले सकते हैं कि सीट हमारी कंफर्म हुई या नहीं हुई, और डॉट 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 इस प्रकार की जितनी भी जानकारियाँ हमारी होती हैं वो हमारे पीएनआर नंबर के माध्यम से ही हमें पता चलती हैं, टिकट नंबर के माध्यम से नहीं। इसके बाद में जान लेते हैं अबू धाबी के बारे में। अबू धाबी क्या है, यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अबू धाबी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह यूएई की राजधानी है। यह किस प्रकार से बनी, यह टी आकार का इस प्रकार से एक द्वीप बना हुआ है और इस द्वीप पर बसा हुआ शहर है अबू धाबी। सबसे इसकी खास बात क्या है, इसका आकर्षण का जो केंद्र है, यहाँ पर रेत के टीले बने हुए हैं, पहाड़ बने हुए होते हैं। आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कि कुछ लोग रेत पर आकृति बना देते हैं, किसी भी प्रकार की गणेश जी बना दिया, किसी बालक को बना दिया, या किसी भी चीज़ को दर्शाना होता है तो यहाँ पर एक आकृति उकेर देते हैं। वो आकृति जो होती है जिन टीलों पे बनाई जाती है वो रेत के टीले होते हैं, और रेत के टीले उन्हें ही कहते हैं, रेत के पहाड़ भी उन्हीं को कहा जाता है। और ये प्रमुख रूप से पाए कहाँ जाते हैं, ये हमारे अबू धाबी में पाए जाते हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी मैंने आपको बताया जैसा कि। तो यह हो गया आपके अबू धाबी से संबंधित प्रमुख पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।